अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैथ्स वेरिएशन, इसके साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। और ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही आसान होगा, सिर्फ इसको आपने ध्यान से सुनना और समझना है। अजीज तलबा, मैथ्स वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर मैं एक ऑब्जर्वर इस मार्कर के मैथ्स को मालूम करूं, अभी मैं रुका हुआ हूं, रेस्ट पर हूं, मार्कर भी रेस्ट पर है, तो इसका मैंने कुछ वजन निकाला। मिसाल के तौर पर मार्कर का वजन आया 10 ग्राम। अजीज तलबा, लेकिन अगर इस मार्कर को मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाऊंगा तो अब इस मार्कर का वजन 10 ग्राम से ज्यादा होगा, 10 ग्राम नहीं होगा और 10 ग्राम से कम भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आया आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस है। अजीज तलबा, उस दौर के अंदर न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स या इसी को हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, उसके मुताबिक अगर ये मार्कर 10 ग्राम का है, अभी भी 10 ग्राम का है, इसको अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी मूव करवाएंगे तो इसका वजन 10 ग्राम ही रहेगा। सर, ये क्या बात हुई? आइंस्टाइन कह रहे हैं कि इसका मैस बढ़ जाएगा, न्यूटन कह रहे हैं इसका मैस नहीं बढ़ेगा। अब दोनों ही एक टक्कर के, एक मुकाबले के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनमें से ठीक कौन है, गलत कौन है? तो प्यारे बच्चों, दोनों ठीक हैं, लेकिन फर्क है इनकी डेफिनेशन में। अब मैथ्स की डेफिनेशन न्यूटन के मुताबिक कुछ और है, आइंस्टाइन के मुताबिक कुछ और है। अब पहले हम मैथ्स की डेफिनेशन देखते हैं, न्यूटन के मुताबिक क्या है। न्यूटन कहता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर पाया जाता है, मादा जितना पाया जाता है, वही उसका मैस है और वो मैस इंक्रीज नहीं होता, बेशक ऑब्जेक्ट को जितनी मर्जी रफ्तार के साथ आप मूव कर लें। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक मैस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पाए जाने वाली टोटल एनर्जी वो सारी उसका मैस है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी है, तो तमाम एनर्जियों को जमा करके जो चीज निकलेगी वो इस मार्कर का मैस होगी। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाऊंगा तो अब मार्कर के अंदर एक और एनर्जी आ गई जो पहले नहीं थी, और वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को भी अब जब आप ऐड करेंगे, उसकी वजह से इस मार्कर का मैस इंक्रीज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां पर याद रखिएगा कि न्यूटन के मुताबिक, आइंस्टाइन के मुताबिक, दोनों के मुताबिक क्वांटिटी ऑफ मैटर इंक्रीज नहीं होगी। क्वांटिटी को यूं समझ लें कि ये मार्कर है, अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाएंगे तो जितनी प्लास्टिक इसके अंदर अभी यूज हुई है, मूव करवाने के बाद भी प्लास्टिक उतनी रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। अब एनर्जी को ही इंटरचेंज किया जाता है मैथ्स के अंदर, और यही कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दे रखा है और इसी कॉन्सेप्ट ने आकर तहलका मचा दिया। अजीज तलबा, आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन E = mc² को जब दिया तो उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर हम लोग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाएंगे और उसके नतीजे के अंदर हम एटम बम जैसी चीजों को बनाया करेंगे। आइए अब इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। इन 1905 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रेवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस एंड एनर्जी, और इक्वेशन उन्होंने दी E = mc²। अब इस इक्वेशन के मुताबिक ये E एनर्जी है, m मैस है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। एनर्जी को मैस में, मैस को एनर्जी के अंदर तब्दील किया जा सकता है, उसके लिए मैंने पॉइंट लिखा, मैस एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। अजीज तलबा, अब न्यूटन के मुताबिक
या न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक या क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक मैस की डेफिनेशन क्या है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो उसके मुताबिक अमाउंट ऑफ मैटर इज मैस, किसी भी चीज के अंदर जो मैटर की मिकदार है वो मैस है। एंड रिमेन कांस्टेंट विद वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो जितनी मर्जी आप करते जाएं वो तब्दील नहीं होती। अजीज तलबा, अब मैस वेरिएशन की डेफिनेशन पेपर में आप किस तरह से लिखेंगे, आइए पहले समझते हैं फिर डिफाइन करेंगे। अजीज तलबा, अभी मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैंने मार्कर का वजन मालूम करना है, मैं रेस्ट पर हूं, मार्कर इस वक्त रेस्ट पर है, मैंने इसका मैस निकाला और मैस बना 10 ग्राम। ये जो मैस मैंने निकाला है इस मैस को प्रॉपर मैस कहा करते हैं। अजीज तलबा, अभी मैं रेस्ट पर हूं, स्टेशनरी हूं, रुका हुआ हूं, इस मार्कर को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाएंगे। अब जो मैं इसका मैस निकालूंगा वो मैस रिलेटिविस्टिक मैस होगा और वो मैस हमेशा प्रॉपर मैस से ज्यादा हुआ करेगा। अजीज तलबा, अब आपने जरा गौर किया कि जब मैंने मैस मालूम किया, मार्कर और मेरे दरमियान कोई मोशन नहीं थी, उस वक्त मैस प्रॉपर मैस था। मैस बढ़ा कब है, इंक्रीज कब हुआ, जब मार्कर में और मैं ऑब्जर्वर के दरमियान एक रिलेटिव मोशन आई, तभी मैस इंक्रीज हुआ। अजीज तलबा, अगर ये मार्कर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता और इसके ऊपर कोई शख्स बैठा होता, अब वो शख्स इसी के साथ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है, अब उस शख्स की मार्कर के लिहाज से कोई मोशन नहीं है, मार्कर की उस शख्स के लिहाज से कोई मोशन नहीं है, तो अब जो मास निकालेगा वो शख्स मार्कर के ऊपर बैठकर, अजीज तलबा, वो भी प्रॉपर मैस होगा और वो भी 10 ग्राम ही होगा। यानी कि ऑब्जर्वर जो कि मैस को मालूम कर रहा है उसके दरमियान और जिस चीज का मैस मालूम किया जा रहा है उसके दरमियान रिलेटिव मोशन होनी चाहिए या दोनों के फ्रेम थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। अजीज तलबा, अब डिफाइन करते हैं, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी इंक्रीज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या स्पीड ऑफ लाइट के करीब तर, relative to the observer present out of frame of reference। जैसे कि ये मार्कर स्पीड ऑफ लाइट से मूव किया, वो शख्स इसी के ऊपर बैठ गया, अब मार्कर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही इस शख्स का है, अब मास बढ़ेगा नहीं। क्लियर? अगर मैं रुका हुआ हूं, ये मार्कर जो है वो मूव कर रहा है, अब मार्कर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो जाएगा, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो जाएगा, तो आउट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। अजीज तलबा, अभी हमने बात की कि क्या वाकई मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर इंक्रीज हो जाता है, तो उसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया, नहीं, कभी भी मैटर की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी। अगर पेपर में पूछा जाए तो आपने कहना है कि नहीं, कि इंक्रीज नहीं होती, तो फिर आपसे वो पूछेगा मैस क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो आपने कहना है आइंस्टाइन के मुताबिक मैस जो है वो टोटल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पाई जाती है। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाती है, इसलिए मैस बढ़ जाता है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखा, नो, आइंस्टाइन्स डेफिनेशन मैस एज मेजर्ड ऑफ अ टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ बॉडी एज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इट डू नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं है। एज इट मूव इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही वो मूव करता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। हेंस एडिशनल एनर्जी इज एडेड, अब एक एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें दाखिल हो गई टू एनर्जी ऑफ अ बॉडी, जो कि बॉडी में पहले से मौजूद थी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई। एट रेस्ट हेंस द मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, इसलिए बॉडी का वजन बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब जो है हम यहां से ये भी तो पॉइंट निकाल सकते हैं कि जो मैस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब कि अगर मैंने रेस्ट पर मार्कर रेस्ट पर रखकर मैस मालूम किया तो 10 ग्राम, मार्कर को स्पीड ऑफ लाइट से निकाला तो फिर भी 10 ग्राम आना चाहिए था।
तब मैस होता है एब्सोल्यूट। अब क्या है कि मैस हुआ रिलेटिविस्टिक, यानी कि ये भी टाइम डायलेशन की तरह, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरह डिपेंड करता होता है ऑब्जर्वर के ऊपर। क्लियर होगी यहां तक बात? नाउ एज मैस इंक्रीजेज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज। अजीज तलबा, यही तो न्यूटन ने भी कहा था कि जैसे ही किसी बॉडी का मैस बढ़ता है उसका इनर्शिया भी बढ़ता है, यानी कि वो बात न्यूटन को ही सहारा दे रहा है। क्लियर होगी बात? यानी कि कार है, वो आएगी सामने से तो उसको रोकना जो है वो आसान होगा। अगर वहां पर कोई ट्रक आ जाता है तो ट्रक को रोकना मुश्किल है, ट्रक का मैस ज्यादा, उसको रोकना मुश्किल। कार का वजन ज्यादा कम और उसको रोकना आसान होगा। अब चूंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर ये है हमारे पास मार्कर, इसका इनर्शिया कम है, क्यों? क्योंकि इसका मैस 10 ग्राम है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि मैस अब बढ़ चुका है। नाउ अजीज तलबा, ही बिलीव्ड मैस एंड एनर्जी आर सेम। आइंस्टाइन का यह मानना था मैस और एनर्जी सेम ही है, लेकिन उनकी हालतें अलग अलग हैं। अजीज तलबा, अब चूंकि इन्होंने जो है वो मैस को कहा कि वो एनर्जी की तरह है, एनर्जी को कहा मैस की तरह है, तो पहले ना कुछ लॉ थे। एनर्जी के लिए था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैस के लिए था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी और मैस तो एक ही चीज है, तो इन्होंने दोनों लॉ को इकट्ठा कर दिया और कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी। समझ आ रही है ना बातें? न्यूटन के मुताबिक मैस अलग है, एनर्जी अलग है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अलग हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग हुआ। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक जो मैस है वही एनर्जी है, जो एनर्जी है वही मैस है, तो दोनों लॉ को इकट्ठा कर दो और इकट्ठा करके कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी। यही बात मैंने लिखी है, ही इंट्रोड्यूस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी। प्यारे बच्चों, अब दो डेफिनेशंस हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, लिहाजा हम इसको सिर्फ अभी रीड करेंगे। रेस्ट मैस क्या होता है, इसी को प्रॉपर मैस कहते हैं, इसी को इनवेरिएंट मैस कहते हैं। इनवेरिएंट मैस का मतलब क्या हुआ? ऐसा मैस जिसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर मेजर करेंगे तो वो कभी भी तब्दील नहीं होगा। क्लियर है? मैं यहां पर पाकिस्तान में बैठकर इस मार्कर का वजन नापूंगा तो वो 10 ग्राम है। अगर इसको उठाकर लंदन ले जाएं, अमेरिका ले जाएं, तो इसका वजन 10 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही बैठा हुआ हूं। अजीज तलबा, मैस ऑफ अ ऑब्जेक्ट मेजर्ड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड मैस कंटेनिंग बॉडी। वो मैस जबकि ऑब्जर्वर यानी कि मैस मालूम करने वाले शख्स और जिस चीज का मैस मालूम किया जा रहा है उसके दरमियान कोई मोशन ना हो, रिलेटिव, उस वक्त जो मैस होगा वो होगा इनवेरिएंट मैस, या इसी को प्रॉपर मैस कहते हैं, इसी को रेस्ट मैस कहते हैं, और इसको m नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। प्यारे बच्चों, इट इज ऑलवेज सेम इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर लिखिएगा। अब आते हैं रिलेटिविस्टिक मैस या वेरिएंट मैस, ऐसा मैस जो तब्दील हो जाए। जब इस मार्कर को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाएंगे तो अब ये मार्कर और मेरे दरमियान एक रिलेटिव मोशन पाई जा रही है, लिहाजा इसका मैस इंक्रीज हो जाएगा। अजीज तलबा, मैस ऑफ अ बॉडी मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, इट वेरीज फ्रॉम इनर्शियल टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये जो है वो तब्दील हो जाएगी इनर्शियल फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ये डिफरेंट हुआ करेगी। अजीज तलबा, अब ना यहां पर एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ रखा है एटम, एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब जो एटम का पहला शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो काफी तेज होती है और लगभग 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? दूसरे शेल के अंदर कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं पहले शेल की।
न्यूक्लियस के पहले शेल में इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी के साथ मूव कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर रखूं तो रेस्ट पर रखने से इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और होगा, और पहले शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अब इसका मास कुछ और होगा। बेशक इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास ही बहुत कम होता है ना, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो उसके हिसाब से ही मास इंक्रीज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और अजीज तलबा, और वो मास कितना इंक्रीज होता है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 AMU एटॉमिक मास यूनिट इंक्रीज होता है। क्लियर होगी यहां तक बात? नाउ अजीज तलबा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 0.5% उसके मास को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि अगर एक मार्कर 10 ग्राम है, आप चाहते हैं इसका 10 ग्राम का 0.5% इंक्रीज करें, तो इस मार्कर को आपको 1/10th ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर गुजारना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं ना इसका 10 ग्राम है, 10 ग्राम में 0.5% 10 ग्राम का ऐड हो जाए, यानी कितना मास बढ़े, तो इस मार्कर को आपने स्पीड ऑफ लाइट के 1/10th हिस्से तक भगाना है इस मार्कर को। लेकिन अगर चाहते हैं 100%, तो फिर आपको 9/10th% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इसको मूव करवाना पड़ेगा, तभी इसका मास जो है वो डबल हो पाएगा। अजीज तलबा, ये थी बेसिक डेफिनेशन। अभी मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। अजीज तलबा, अब हम देखते हैं फार्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक मास। तो फार्मूले को ड्राइव मैंने नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है, लिहाजा आप इसको ऐसे ही मेमोराइज कर लें। m जो है वो रिलेटिविस्टिक मास है, m नॉट प्रॉपर मास है, डिवाइडेड बाय √1 - v² डिवाइडेड बाय c²। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, इसी तरह से v जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब अजीज तलबा, आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि हमने आज तक ये नहीं सुना कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करे। ऐसा क्यों नहीं होता कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं करती? अजीज तलबा, अगर तो कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगी ना, तो उसका मास इनफिनाइट हो जाएगा, यानी कि इतना ज्यादा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और उस मास को फिर मूव करवाने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स कहां से लाई जाएगी? इतनी तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अब इतनी फोर्स अवेलेबल ना होने की वजह से हम अभी तक स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर पाए। अजीज तलबा, अब ये क्वेश्चन आपने पेपर में किस तरह से लिखना है वो तो थ्योरेटिकली यहां पर आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहां से अभी समझें। ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। सपोज ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ओरिजिनल है, तो वो भी क्या हुई? 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। ये दोनों आपस में कट गया, तो यहां पर क्या बचेगा? 1। ऐसी बात है ना। अब अजीज तलबा, यहां पर पड़ा हुआ 1 में से गया 1, तो पीछे बचा 0। अगर आप 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी क्या आएगा? 0। अब ऊपर है आपका रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका जवाब इनफिनिटी आया करता है। क्या आता है बच्चों? इनफिनिटी आया करता है, यानी कि ये जो रिलेटिविस्टिक मास है ये इनफिनिटी हो जाएगा, और इसको मूव करवाने के लिए हमारे पास ताकत, फोर्स नहीं है। क्लियर होगी यहां तक बात? इसको आप पेपर में किस तरह से लिखेंगे? इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, या तो बराबर हो जाए या नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 1। कितनी आई थी हमारे पास कटिंग होने के बाद? ये 1 हो जाएगी। ये जो रेशियो है ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। ओवरऑल
फैक्टर इन द स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर है 1 माइनस 1 होकर क्या हो जाएगा 0, और 0 होने की वजह से अंडर रूट ऑफ 0 भी 0 होता है, सो द मास विल बी इंफिनिटी, mass divided by 0 infinity, तो mass जो होगा वो infinity हो जाएगा and cannot have a force to move this object at infinity। क्लियर, इतनी फोर्स है ही नहीं है कि infinity की फोर्स हमारे पास है ही नहीं कि हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकें, मूव करवा सकें स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अजीज तलबा अब चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। उसने कहा है कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास का मतलब क्या हुआ, हमारे पास m0 वो कितना दिया हुआ है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम, इतना मास दिया हुआ है। कहते हैं कि सिर्फ एनर्जी को बता दें हमें कि एनर्जी कितनी होगी। अजीज तलबा अब देखें, इसके अंदर हमने अभी एक आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी, E इज इक्वल टू mc²। अगर मैं रेस्ट पर बात करूंगा यानी कि प्रॉपर मैस है तो ये m0 बन जाएगा। सिंपली आप क्या करें, यहां पर वैल्यू को पुट कर दें, E इज इक्वल टू मैस कितना में दिया हुआ है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है और वो कितनी होती है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और इसका स्क्वायर ले लें। प्यारे बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा एनर्जी इज इक्वल टू 8.911 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 जूल। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी 8.199 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। अब अजीज तलबा चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर। दूसरा न्यूमेरिकल कहता है कि किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को मूव किया जाए कि उसका जो मास है वो डबल हो जाए, वो निकालना है। हमने सपोज किया रेस्ट मास हुआ m0, रिलेटिविस्टिक मास होता है m, ऐसी बात है। उसने रेस्ट मास को क्या किया है डबल किया, तो इसका मतलब है क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जो रिलेटिविस्टिक मास है इट शुड बी 2m, इसको डबल करना है। अगर डबल करना है तो अब यही फार्मूला m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर अंडर रूट, वो वाला फार्मूला लगाएं। ये हो गया हमारे पास m, इसको आपने क्या करना है डबल, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया 2m कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक बात। अजीज अब ये जो फैक्टर है यहां पर डिवाइड होगा, इधर जाके मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बनता है 2m मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर, ऐसी बात है। अब यहां पे देखें उसने कहा है कि ये जो मैस है ना ये हो गया रिलेटिविस्टिक मैस, किसके बराबर है रेस्ट मैस को डबल करना है। तो अगर मैं कहूं कि रिलेटिविस्टिक मैस जो है वो हमारे पास m है, तो कंडीशन के मुताबिक ये हो जाएगा m0, तो फिर यहां पर भी लगाऊंगा m0, यहां पर भी लगाऊंगा m0। अजीज अब ये जो m0 है यहां पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है, तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m0। m0 इधर आके डिवाइड हो गया, ये दोनों आपस में कटे तो यहां पर बचा हमारे पास 1। अब ये जो फैक्टर है ना इसको एज इट इज आने दे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इट्स ओके। अब ये अंडर रूट को खत्म करने के लिए ना आप यहां पे स्क्वायर ले लें। जैसे ही आप यहां पर दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, इसका अलग से स्क्वायर ले ले, इसका अलग से ले लें, तो ये बनेगा तो 2 बार 4, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म हो जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 4 माइनस, आगे इसको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 यहां पर रहा, ये जो 1 है इसको वापस लेकर आए इस साइड पर माइनस हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा हमारे पास 3। हमने क्या निकालनी है, हमने वेलोसिटी निकालनी है कि किस स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को भगाया जाए कि उसका मास डबल हो जाए। लिहाजा वेलोसिटी को मैंने v है इसको यहां पर रखना है, तो मैंने क्या किया ये जो c है यहां पर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 4 यहां पे मल्टीप्लाई है उसको यहां पे कर लिया और वेलोसिटी को अलग कर लिया। अब वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, लिहाजा मैंने इधर भी क्या ले लिया अंडर रूट ले लिया, इधर भी क्या ले लिया अंडर रूट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
जैसे ही ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये जो अंडर रूट होगा वो इसका यहां पर खत्म हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपके पास 0.75। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड। उसकी वैल्यू को यहां पर आप पुट करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इस वेलोसिटी के साथ फेंका जाएगा तो उसका जो मैस होगा वो डबल हो जाएगा। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसकी रीजन कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।